जय माता दी बच्चों, आपका फिर आज ओमेगा कॉलेज की बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें यूनिट 2 बिजनेस मैथमेटिक्स के यूनिट 2 पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो पहला ग्रुप है उसमें अपने दो सब्जेक्ट हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में यूनिट 2 शुरू करेंगे। 2 से इसलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा, कारण उसका यह है कि ये जो इसमें यूनिट 2 है उसमें केवल युगपत समीकरण के सवाल हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और बेटा ये हम 10वीं में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने इसको पढ़ा था, 6ठी 7वीं 8वीं में भी, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। परंतु अब भूल चुके होंगे, बहुत दिन हो गए, तो मैं पहले आपको इसमें बता देता हूं कि विक्रम यूनिवर्सिटी में युगपत समीकरण में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन थ्योरी का लगभग हर साल या एक साल छोड़कर पूछा जाता है, वो यह होता है कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं, इसको हल करने की कितनी विधियां होती है, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब ये अगर थ्योरी आपने कर ली और इसकी जो 4 विधियां हैं उनको आपने सवाल हल करना सीख लिया है, तो बेटा आपका ये जो सेकेंड यूनिट है वो 100% कवर हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले ये कि बच्चों को चूंकि मैथमेटिक्स की भाषा है थोड़ी समझ में कम आती है, तो प्रश्न ये आता है कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न ये आता है, युगपत समीकरण किसे कहते हैं। इसे हल करने की प्रमुख विधियों को समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। तो बेटा मेरा यह कहना है, व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। Explain its main methods with example। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, अगर हम केवल मेथड सीख लेंगे तो हमारा अर्थ छूट जाएगा, और अगर हम अर्थ कर लेंगे तो हमारी मेथड छूट जाएगी। इसमें अपने को दोनों चीज कवर करना है ताकि पूरी यूनिट पर हमारा कब्जा हो जाए। तो बेटा मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि युगपत समीकरण आखिर है क्या। अंग्रेजी में कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या। देखो पहले मैं इक्वेशन का अर्थ बताता हूं, फिर अपन साइमल्टेनियस की बात करते हैं। इक्वेशन शब्द जैसे नाम से आपको लगता है इक्वल से बना है। इक्वेशन शब्द इक्वल से बना है, इसका अर्थ होता है बराबर। ऐसी समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, मतलब समीकरण तभी मानी जाएगी जब उसमें बराबर का चिन्ह होगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो समीकरण नहीं मानी जाएगी। जिसके दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं वो होती है समीकरण। अब आप बोले युगपत क्या होता है। युगपत मतलब साइमल्टेनियस, इसका मतलब होता है जोड़ा, पेयर।
मतलब दो समीकरणों का जोड़ा ही युगपत समीकरण कहलाता है। तो सिंपल भाषा में क्या है, युगपत समीकरण क्या कहलाता है, दो समीकरणों का जोड़ा ही युगपत समीकरण कहलाता है। ये हमारी सामान्य भाषा हो गई, पर गणितीय भाषा में क्या कहेंगे इसको, तो गणितीय भाषा में देख लो बेटा इसको, देखो बेटा गणितीय भाषा में दो अज्ञात चर वाला, ध्यान सुनना, दो अज्ञात अननोन चर मतलब वेरिएबल्स वाला, दो अज्ञात चर वाला दो रेखीय समीकरणों का जोड़ा ही, दो अज्ञात चर वाला दो रेखीय समीकरणों का जोड़ा ही युगपत समीकरण कहलाता है। देखो बेटा अर्थ क्या बोला मैंने, दो अज्ञात चर वाला दो रेखीय समीकरणों का जोड़ा ही युगपत समीकरण कहलाता है। दो अज्ञात चर वाला दो रेखीय समीकरणों का जोड़ा ही युगपत समीकरण कहलाता है। क्या बेटा, जोड़ा मतलब द पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन विच, जिसमें देयर आर होते हैं टू दो अज्ञात अननोन चर वेरिएबल्स, the pair of two linear equations in which there are two unknown variables is called simultaneous equation। आप बोलेंगे सर ये दो अज्ञात चर क्या होते हैं, या रेखीय समीकरण क्या होती है, या जोड़ा क्या होता है। बेटा युगपत का मतलब ही होता है जोड़ा। अपन बोलते हैं युगल जोड़े, जुगल जोड़े, वही युगल जोड़ा है, युगपत वही है। अगर एक समीकरण में लिखूंगा तो एकल समीकरण हो जाएगा, दो लिखेंगे तो युगपत समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं आपसे 2x प्लस 5y बराबर 20, ये इसका नाम दे दिया पहली समीकरण। दूसरा अपन लिख दिया 3x माइनस 4y बराबर 10, ये होगी दूसरी समीकरण। दो अज्ञात एक्स वाई चर एक्स वाई है, दो रेखीय समीकरण। ये जो समीकरण है इनको रेखीय समीकरण तो हो गए दो, एक दो। रेखीय मतलब क्या कि जिसमें जो चर संख्या है, जो एक्स है और वाई है, इनकी घात एक होती है। कोई भी घात लिखी हुई नहीं तो अपन एक ही मानते हैं। तो रेखीय समीकरण कौन सी होती है, जिसमें जो अननोन संख्या होती है, जो अननोन होता है एक्स वाई, उनकी पावर हमेशा एक होती है, तो उनको कहते हैं रेखीय समीकरण। जोड़ा समझ गए ना, एक ये और एक ये, दोनों जोड़ा हो गए। मैंने अगर मैं झेड़ लिख दूं कहीं पर तो फिर 3 हो जाएंगे, तो फिर हमारी समीकरण की परिभाषा से बाहर हो जाएगा, इसलिए फिर उसको युगपत नहीं कहेंगे। हमें केवल दो अज्ञात चाहिए, दो समीकरण चाहिए और रेखीय समीकरण होना चाहिए। मतलब एक्स की पावर नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर 2, एक्स वाई की पावर 3, वो फिर युगपत समीकरण की परिभाषा से बाहर हो जाएगी। कुल मिला के मेरा कहना है कि दो अज्ञात चर वाला मतलब एक्स वाई वाला, दो रेखीय समीकरण जिनमें एक्स और वाई की पावर एक हो का जोड़ा, मतलब दो समीकरण
ही युगपत समीकरण कहलाता है। द पेयर यानी जोड़ा ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन विच, जिसमें देयर आर टू अननोन वेरिएबल्स एक्स और वाई, इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो अज्ञात चर वाला दो रेखी समीकरणों का जोड़ा ही युगपत समीकरण कहलाता है। अब ये ध्यान रखना है, अब मैं बार बार चर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो बेटा जब तक आपको चर और अचर समझ में नहीं आएगा तब तक युगपत समीकरण आपको समझ में आ ही नहीं सकती है। तो मैं आज आपको चर और अचर के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता हूं। पहले आप देख लो, ये चर और ये अचर। तो बेटा ये चर अचर, चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब अननोन, कांस्टेंट मतलब नोन। अब आप सुनना, मैंने लिखा 2x प्लस 5y बराबर 20। अब सुनना, मैं ऐसा कहता हूं कि मान लो ये x है ही नहीं, केवल 2 लिखा हुआ है। बताओ ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इसका मान आपको नोन है या अननोन है? जल्दी बोलो। जैसे मैं बोलूं कि मेरे घर 2 मेहमान आए हैं, तो आप गिन दोगे 1 और 2। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं इसमें कि 2x, 2 नहीं है, मेरे घर x मेहमान आए हैं, तो आप बोले सर पगला गए हैं। अब आप सुनना बेटा, मैं इसमें आपको ऐसा बोलता हूं 2x। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये बताओ ये चर बचेगा कि अचर बचेगा? इसको ऐसे मानना, ये बापड़ा व्हाइट है, ये बापड़ा ब्लैक है, ये दूध है और ये आइल है, जला हुआ आइल है। जब हम इस दूध में इस जले हुए आइल को मिला देंगे, तो बताओ ये आइल व्हाइट हो जाएगा कि दूध काला हो जाएगा? बताओ क्या होना चाहिए? दूध काला हो जाएगा। तो जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, जब ये इसका गुणांक हो जाएगा, 2 इसका गुणांक हो जाएगा, तब ये वेरिएबल बन जाएगा। जब तक इनका गुणा नहीं होता है, जब ये मान लो है ही नहीं, तब तक ये दोनों अलग अलग ही मानेंगे। इनके दोनों में प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। मान लो ऐसा होता है, ये x प्लस या 2 प्लस x प्लस 5y 2 प्लस x बराबर 20 होता है। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? वेरिएबल है। इन दोनों का गुणा हो जाएगा तब ये 1 होंगे। 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये पूरी संख्या अगर 1 है, तो अब ये पोर्शन में ये 1 यूनिट हो गए हैं, 1 इकाई बन चुके हैं। अब ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी? काला कोयला आइल। अब ये अननोन हो जाएगा, मतलब अब ये वेरिएबल बन जाएगा। तो समझो बेटा ध्यान से, कहीं पर केवल 2 लिखा है, x नहीं है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निश्चित है। और अगर कहीं पर केवल x लिखा है, तो ये अननोन है, वेरिएबल है। लेकिन कहीं पर अगर 2 और x दोनों लिखे हुए हैं, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? ये अब वेरिएबल हो जाएगा, चर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो बेटा समझ में आ गया ना? तो कभी भी ध्यान रखिए, 2 चरों वाला, तो अब केवल अगर x प्लस y बराबर 20 लिखा हुआ है, तो ये भी चर है, ये भी चर है। अब इसके आगे 2x प्लस 5y आ गया है, बराबर 20 आ गया है। तो ये चूंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए पूरा वेरिएबल बन चुका है, ये पूरा वेरिएबल बन चुका है। लेकिन कोई बोले कि भैया ये x है ही नहीं, ओनली 2 है, मतलब ये समीकरण ऐसी है 2
प्लस 5y बराबर 20। अब बताओ दो क्या है इसमें, अब कांस्टेंट है ये आने के बाद ही ये वेरिएबल बनेगा, जब तक ये नहीं है, ये इतना पोर्शन है, x है ही नहीं है, ये पोर्शन कांस्टेंट, ये पोर्शन वेरिएबल, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो जब इसका कोफिशिएंट बन जाएगा तब ये बेचारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये फिर इसके साथ काला हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो अब अपन ये में आपको ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, अपने को तो एग्जाम बैठने के लिए 4 विधियाँ सीखना है, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो ये बेटा अपने को आना चाहिए। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। इन युगपत समीकरण को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जरा देख लो बेटा। देखिए, ऐसे प्रदर्शित करना है इसको। मैं याद कर रखने का, एग्जाम में कैसे याद रख पाए, भूल नहीं जाए, उसको तरीका बताता हूं। आप ऐसे लिखना, ए बी सी बराबर 0, ए बी सी बराबर 0। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। तो जब 1 है तो 1 1 1, यह क्या है, 2 है, 2 2 2। दो चर चाहिए, तो यहां लिख दिया मैंने x, तो ये बोला मेरे में भी x लिखो, यहां लिखेंगे y, तो नीचे भी y लिख दो। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहां भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहां भी प्लस भी हो सकता है। आप बोले सर यार z लिख दो, z नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर 3 अज्ञात चर हो जाएंगे। अगर यहां आप गलती से आप z लिख देते हैं तो फिर 2 की बजाय वो क्या हो जाएंगे, 3 अज्ञात चर हो जाएंगे, तो हमारी युगपत समीकरण से, वो परिभाषा से वो बाहर हो जाएंगे। तो हमें केवल क्या करना है, x और y ही लिखना है। समझ गए बेटा? फिर सुनो, एक बार और बता देता हूं मैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन अर्थात युगपत समीकरण निम्न रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। ए बी सी बराबर 0, एक बार और देख लो, ए बी सी बराबर 0। यह समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। बेटा फर्स्ट है तो यहां लिखा अपन ने 1 1 1, ये 2 है तो यहां लिखा अपन ने 2 2 2। अब अपने को 2 चर चाहिए, 2 अननोन वेरिएबल चाहिए, तो यहां अपन ने लिखा x, तो यहां भी लिख दिया x, यहां लिखा y, तो यहां भी लिख दिया y। तीसरा z मत लिख देना, तो फिर 3 वेरिएबल हो जाएंगे। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ऐसा क्यों कि जब समीकरण आएगी तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, माइनस का चिन्ह भी हो सकता है। तो बेटा आपने यह ध्यान रखना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी शोन इन दिस फॉर्म, a1 बाय a2 तथा b1 बाय b2 शुड नॉट बी इक्वल। कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तो फिर अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल लागू नहीं होंगे। समझ आया कि नहीं बेटा? तो बेटा ये अपन ने साइमल्टेनियस इक्वेशन का अर्थ समझ लिया। अब मैं इसके प्रकार बताता हूं। एक बार और आप पूरा उसका तामझाम समझ लीजिए, पूरा उसका अर्थ समझ लीजिए। तो देखो बेटा ध्यान से, 2 अज्ञात चर वाला 2 रेखी समीकरणों का जोड़ा है। 2 अज्ञात चर वाला 2 रेखी समीकरणों का जोड़ा ही क्या कहलाता है? युगपत समीकरण कहलाता है। इसे निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। रूप समझ गए ना? a1 b1 c1, फिर क्या लिखा अपन ने उसमें, a2 b2 c2, ऊपर क्या a1x प्लस माइनस b1y प्लस माइनस c1, नीचे क्या लिखा अपन ने, a2x प्लस माइनस
b2y प्लस माइनस c2 इज इक्वल टू 0। परंतु यह कभी भी ये इस रूप में नहीं हो सकती है। कौन से रूप में? दो इसके बराबर नहीं, a1 बाय b1 सॉरी a1 बाय a2 तथा b1 बाय b2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। समझ आया कि नहीं बेटा? अब आप सुनो, युगपत समीकरणों को 4 विधियों से हल किया जा सकता है। युगपत समीकरण कितनी विधियों से हल किया जा सकता है? 4 विधियों से हल किया जा सकता है। नंबर 1, 2, 3, 4। पहला है बेटा विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। याद आया होगा आपको, छठी, सातवीं, 10वीं में किया है अपन ने, जिसमें या तो x को या y को बराबर करते हैं फिर काट देते हैं। नहीं आया तो अभी बताऊंगा मैं आपको। दूसरा है बेटा तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। तीसरा है बेटा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चौथा है बेटा वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा ये 4 विधियां इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 विधियों में से एग्जाम में किसी भी एक विधि से सवाल पूछा जा सकता है, पर अपने को चारों विधि याद होना चाहिए। तो बेटा मैं 3 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैं इन तीन सवालों में से विक्रम यूनिवर्सिटी में बदल के आते ही रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये तीनों सवाल आप लिख लीजिए। मैं ये 3 सवाल है, इनको चारों विधियों से हल कराऊंगा। और यकीन मानिए जो तीसरा वाला सवाल है वो तो अभी 2019 वाले इसमें एग्जाम पेपर में आया था। तो बेटा सवाल लिख लो, 3 सवाल हैं, तीनों सवाल 1 बाय 1 मैं चारों विधि से हल करके बताऊंगा। तो पहले सवाल लिखा देता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन लिख लो, 6x प्लस 3y बराबर 24। दूसरी समीकरण है 4x माइनस 7y बराबर -2। एक क्वेश्चन ये करेंगे, देखो युगपत 2 समीकरण हो गए, इसमें 2 चर हो गए x और y, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। पर ये इसके बाद 6/4 और 3/7 कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। दूसरी समीकरण लिख लो, ये फर्स्ट हो गई। दूसरा सवाल लिख लो बेटा, 5x माइनस 7y बराबर 16, 3x माइनस 2y बराबर 14। तीसरा एक और सवाल लिख लो, 3x माइनस 4y प्लस 22 बराबर 0, 4x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। बेटा ये 3 क्वेश्चन है, इनमें मैं तीनों क्वेश्चन 1 बाय 1 चारों विधियों से कराऊंगा। और चारों विधि से हल करने पर इनकी जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, मतलब इनका जो उत्तर आएगा वो चारों विधियों से एक समान रहेगा। तो बेटा ये जो मैं आपको कराऊंगा ये मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो ये मान चलना कि युगपत समीकरण का वो पार्ट 2 करके आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप जब ये कभी ढूंढना हो तो आप ओमेगा कॉलेज चैनल को क्लिक कीजिए और उसमें आपको एक मोनो दिखेगा। उस मोनो को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सवाल आ जाएंगे। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद ये इसका वीडियो बना रहा हूँ जिसमें तीनों सवाल में चारों विधियों से हल कराऊंगा। तो अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ। एक में आपको युगपत समीकरण का अर्थ बताया, अब मैं ये जो 3 सवाल है 1 बाय 1 इनको चारों विधि से हल करके बताऊंगा। तो फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगले वीडियो में बहुत शीघ्र हम मिल रहे हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल। ओके।